ये सच्ची घटना 2017 की है। एक पुलिस इंस्पेक्टर सांता क्रूज इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे और उनके परिवार में उनकी बीवी और उनका 20 साल का बेटा, यही 3 लोग थे। 23 मई 2017 को लेट नाइट, तकरीबन आप समझिए कि रात के 1-1:30 बजे के आसपास वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने घर लौटे। और जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था। तो उनको लगा कि शायद उनकी बीवी और बेटा जो है वो लेट नाइट फिल्म देखने के लिए चले गए होंगे। और रात 2 बजे तक मुंबई में वो जो लास्ट शो होता है वो चलता है। सबको पता ही है कि मुंबई कभी सोती नहीं है। खैर, उन्होंने सोचा कि जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो वो लोग घर आ जाएंगे। तो पुलिस साहब के पास फिलहाल घर के बाहर इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वो जो है घर के बाहर इंतजार करते रहे। तो पहले वो अपने घर के दरवाजे पर गए मोबाइल देखने लगे। 5 मिनट मोबाइल देखने के बाद कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही वो बैठकर कुछ देर तक बातें करते रहे। इंतजार करते रहे कि 2 बज जाए और उनकी वाइफ और बेटा आ जाए तो फिर वो भी साथ घर के अंदर जाकर आराम करे। लेकिन उनका इंतजार लंबा होता गया और लगातार वक्त गुजरता जा रहा था। लेकिन उनकी बीवी और बेटा, इन दोनों का कोई पता नहीं था। 2 घंटे बीत जाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या वो वाकई फिल्म देखने गए हैं या नहीं गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और चले गए। वो जब फोन कर रहे थे तो दोनों का मोबाइल फोन पर रिंग तो जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये बात अपने आप में बड़ी संदिग्ध थी और हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि अगर कोई मूवी देखने गया हो या कहीं बाहर घूमने भी गया हो तो माँ और बेटा दोनों में से कोई भी फोन न उठाए, कॉल अटेंड न करे, यह अपने आप में थोड़ी अजीब सी बात पुलिस साहब को भी लग रही थी। लेकिन जब तक ये पता नहीं चल रहा कि दोनों गए कहाँ, उनका मोबाइल फोन कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं, तब तक वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि एक बार चलो चलकर देखते हैं घर के दरवाजे पर कि अगर चाबी वगैरह मिल जाए तो ढूंढेंगे, पता करेंगे कि वो लोग कहाँ गए। और पहले कई बार जब घर के लोग बाहर जाते थे तो बाहर एक शूरैक है, उस शूरैक में वो चाबी एक पर्टिकुलर जगह पर छिपाकर चले जाए करते थे। तो इसी पर्टिकुलर जगह पर जब इस बार भी पुलिस साहब ने दोबारा दरवाजे पर आकर शूरैक की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो चाबी ऑलरेडी रखी है। तो उन्हें थोड़ा अपने आप पर भी गुस्सा आया कि मैं इतनी देर से बाहर बैठा हूं, चाबी यहीं पर रखी है। अगर मैंने पहले देख लिया होता, अंदर चला गया होता तो थोड़ा आराम करता। खैर, उन्होंने उस चाबी से घर का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने लाइट का स्विच ऑन किया। अंदर का मंजर देखकर वो कांप उठे। वहां मां बेटे दोनों का मोबाइल फोन पड़ा हुआ था और खून की धार बह रही थी। एक कदम और आगे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी, जिनका नाम दीपाली था, उनकी लाश फर्श पर पड़ी है और आसपास एक बड़ा सा चाकू पड़ा है और पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गए। अपने पुलिस के करियर में उन्होंने अब तक न जाने कितनी लाशें देखी थीं, लेकिन खुद अपने अजीज, अपनी वाइफ का डेड बॉडी देखना, वो भी इस कंडीशन में देखना, आप समझ सकते हैं कि पुलिस साहब को कितना जोर का झटका लगा होगा। वह बिल्कुल बदहवास चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए, रोने लगे और उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और मदद मांगी, क्योंकि मामला एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर का ही था। तो पुलिस ने भी बिल्कुल तुरंत एक्शन लिया और मर्डर का भी मामला था, गंभीर मामला था। तो पुलिस जो है फौरन मौके पर पहुंची। जिस पुलिस साहब की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है ज्ञानेश्वर गणोरे। तो ये ज्ञानेश्वर गणोरे जो है वो मुंबई पुलिस के बहुत अच्छे ऑफिसर्स में उनकी गिनती होती थी। आपको याद होगा शीना बोरा हत्याकांड हाई प्रोफाइल हत्याकांड था। गणोरे जब खार में तैनात थे तब शीना बोरा हत्याकांड जांच से जुड़े थे। हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। गणोरे इस मामले के जांच अधिकारियों में से एक थे और उन्होंने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने वाली टीम का भी नेतृत्व किया था। गणोरे साहब को हमेशा हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व करने की जिम्मेदारी अक्सर उनको दी जाती थी। आप तो समझ गए होंगे कितने बड़े और काबिल ऑफिसर होंगे। और अब उनके घर में ही उनकी बीवी का कत्ल हुआ था। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की
और जब सीन ऑफ क्राइम का पुलिस ने बड़ी बारीकी से मुआयना किया तो उनकी नजर एक और बड़ी अजीब सी चीज पर पड़ी, जिसे देखकर खुद गनोरे साहब और वहां मौजूद जो दूसरे पुलिस वाले थे वो भी चौंक गए। वहां जहां पर डेड बॉडी पड़ी थी उसी के बगल में खून से कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं और एक इमोजी बना हुआ था। इमोजी आप सब समझते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप हुआ या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसमें अपने इमोशंस को जताने का जो तरीका होता है उसे हम इमोजी से दर्शाते हैं। खैर, तो कमरे के फर्श पर खून से लिखा हुआ था, मैं उससे थक गया हूं, मुझे पकड़ो और फांसी पर लटका दो। और उसके साथ खून से इमोजी बनी थी। वो एक खुशी वाली इमोजी थी। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात थी। अब ऐसा कौन कर सकता है? आधी रात को घर में घुसकर किसी महिला का कत्ल कर दिया जाए, ऐसा कौन कर सकता है? जाहिर है शक जो है वो किसी परिवार के क्लोज मेंबर के ऊपर ही जाकर टीका और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जो है आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बीच जो सबसे अजीब बात थी वो ये भी थी कि उस परिवार का यानी गनोरे परिवार का 20 साल का जो बेटा था वो भी अपने घर से गायब था। उसका नाम था सिद्धांत। तो सिद्धांत अपने घर से गायब था। सिद्धांत के घर से गायब होना यह इंडिकेट कर रहा था कि शायद इस कत्ल के पीछे खुद दीपाली का बेटा हो सकता है। लेकिन जब तक सिद्धांत पकड़ा न जाए, जब तक सिद्धांत का कहीं कोई पता न चले, तब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसे आप कातिल समझ रहे होते हैं, कई बार वो भी लोग बेगुनाह निकलते हैं। आप आरुषि के मामले को ही देख लीजिए। जब आरुषि की हत्या हुई तो सारे लोगों ने समझा कि आरुषि की हत्या शायद हेमराज ने की है, जो नौकर था। लेकिन बाद में पता चला कि हेमराज की भी हत्या हो गई है। तो ये मामला भी शुरू में कुछ ऐसा था। दीपाली और ज्ञानेश्वर का इकलौता बेटा जो है वो गायब था, लेकिन शक के घेरे में वो बेटा जरूर था। अब दिक्कत ये भी थी कि उस बेटे तक पुलिस पहुंची तो कैसे पहुंचे, क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी मौके पर ही पड़ा हुआ था। आमतौर पर कोई भी क्रिमिनल काबिल चोर बदमाश अगर कहीं फरार हो जाता है तो पुलिस आजकल टेक्निकल सर्विलांस के सहारे से यानी मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन इस मामले में वो रास्ता भी नहीं था। पुलिस ने एक बार फिर घटनास्थल का मुआयना करने का फैसला लिया। पुलिस ने सोचा कि फिर एक बार घर की तलाशी लेकर देखेगी कि और क्या क्या एविडेंस वहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं। कोई सुराग अगर मिले तो उन सुराग के सहारे पुलिस इस मामले को सुलझाना चाहती थी। तो पुलिस जब दोबारा घर में गई तो पुलिस ने यह भी देखा कि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि घर में घुसने वाला व्यक्ति परिवार का परिचित था और उसे घर में घुसने दिया गया। दरवाजा तोड़ने या कुंडी को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के कोई निशान नहीं थे। ऐसे निशानों का न होना यह दर्शाता है कि घर में घुसने वाले व्यक्ति ने फ्रेंडली तरीके से प्रवेश किया था, यानी उसे परिवार के सदस्यों ने अंदर आने दिया था। अब वो कातिल क्या बाहर से आया था या पहले से घर में मौजूद था, यानी सिद्धांत भी था, ये भी पुलिस को पता लगाना था। इसी के साथ साथ पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो पुलिस ने देखा कि जो मकान का बाथरूम है उस बाथरूम में एक पैंट और कुछ कपड़े खून से सने हुए पड़े। पुलिस ने जब उन्हें बरामद किया और गनोरे साहब से पूछताछ भी की तो पता चला कि ये पैंट और फोन से सने कपड़े जो है उनके बेटे के ही हैं, जिनका नाम सिद्धांत है। गनोरे साहब पूरी कहानी पुलिस को बताई। 2012 में ज्ञानेश्वर के पुणे से मुंबई ट्रांसफर होने के बाद परिवार इस फ्लैट में रहने आए थे। उनका तबादला ताड़देव में हो गया है और इसलिए वे एक दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर गए। जब वे सांता क्रूज में अपने अपार्टमेंट में वापस आए तो उन्होंने दरवाजा बंद पाया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी और बेटा शायद मूवी देखने गए होंगे। बुधवार को लगभग 2 बजे उन्हें चिंता होने लगी और जब वे ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बाहर शू रैक के पास चाबियां मिली। जब वे अंदर गए तो उन्होंने बेडरूम में दीपाली को बेहोश और खून से लथपथ पाया। पुलिस ने शव को कूपर अस्पताल भेजा गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुल मिलाकर ये सारी चीजें इशारा कर रही थीं कि इस मर्डर के पीछे, इस महिला के कत्ल के पीछे उसका बेटा सिद्धांत ही है। पुलिस बड़ी मशक्कत करती रही।
कोई लीड पुलिस के बाद शुरुआती तफ्तीश में तो नहीं थी, लेकिन जिसे कहते हैं कि मुखबिरों के सहारे से कह लीजिए या फिर परिवार के और लोगों से बातचीत करके पुलिस ने यह पता लगाया कि सिद्धांत हो कहां सकता है। तो मुंबई से एक टीम भी अगली ही फ्लाइट से जयपुर के लिए रवाना की गई। जयपुर पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस को सिद्धांत के बारे में कुछ पता नहीं चला। वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। सिद्धांत ने जयपुर पहुंचने के बाद उसने ट्रेन से जोधपुर की ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंचकर स्टेशन के पास ही होटल में कमरा लिया। इस होटल में वाईफाई की सुविधा है। उसने इस होटल में किसी के जरिए जैसे ही अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया, जयपुर गई मुंबई पुलिस को उसकी जोधपुर के होटल की लोकेशन मिल गई। इसके बाद जयपुर में मौजूद मुंबई पुलिस की टीम ने जोधपुर पुलिस को अलर्ट किया और व्हाट्सएप पर लड़के का फोटो भी भेजा, और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और सिद्धांत को पुलिस ने फाइनली 2 से 3 दिनों के बाद राजस्थान के शहर जोधपुर के उदय मंदिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो शुरुआती पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में तो उसने यह कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी मां की हत्या की थी और उसने इसकी वजह भी बताई। लेकिन जब उसे अदालत में जज के सामने पेश किया गया तो वो बिल्कुल इस बात से इनकार करने लगा और बाद में उसने ये भी बताया कि वो मेंटली जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में है, तो इसीलिए उसे जो है ये इल्जाम उस पर लगाना ठीक नहीं है और उसने मर्डर नहीं किया। इसके बाद वो लगातार सेशन कोर्ट से यानी लोअर कोर्ट से जमानत की अर्जियां देता रहा। 2 बार उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई, लेकिन हाई कोर्ट ने सिद्धांत को जमानत दे दी गई। इस मामले में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस की तफ्तीश है, वो यह बताती है कि इस कत्ल का मुलजिम और कोई नहीं बल्कि दीपाली का बेटा सिद्धांत ही है। सिद्धांत ने जो कत्ल की वजह बताई उसमें उसने कहा कि वो जो है एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उसकी मां दीपाली ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। न उसे व्हाट्सएप यूज करने की इजाजत थी, न वो सोशल मीडिया पर फेसबुक पर कुछ देख सकता था। इतनी बड़ी पाबंदियों में उसे रखा गया था और मोहल्ले में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो यह लड़का जो बिल्कुल अकेला था, अकेलेपन की जिंदगी जी रहा था, और ऊपर से उसकी मां दीपाली उसे अक्सर जो है वो पोक किया करती थी, उसे ताने दिया करती थी कि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करते। असल में यह लड़का जो है सिद्धांत जो है वो पढ़ने लिखने में काफी तेज था, लेकिन हाल के दिनों में उनकी पढ़ाई में थोड़ी गिरावट आई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि माता पिता ने पहले सिद्धांत का एडमिशन इंजीनियरिंग में कराया था, लेकिन वो फेल हो गया था। तंग आकर पेरेंट्स ने उसे बांद्रा के नेशनल कॉलेज में बीएससी में दाखिला दिया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे बुरा लग गया। वारदात के दिन सिद्धांत की मां उससे मार्कशीट दिखाने को कह रही थीं। यह बात उसे पसंद नहीं आ रही थी। पुलिस को ऐसी जानकारी भी मिली है कि वह सभी विषयों में फेल हो गया था, इसलिए मार्कशीट दिखाने में आनाकानी कर रहा था। इसी बात को लेकर उसने चाकू से मां को गोद दिया। फिर उसने अपनी मां का कत्ल करने के बाद फर्श पर स्माइली बनाई थी। फिर उसने स्नान किया, अपने कपड़े बदले, अपना बैग पैक किया, नकदी ली और खून से एक रहस्यमय संदेश छोड़ दिया। कुछ लोग इसे अमेरिकी टीवी शो द मेंटलिस्ट से जोड़ रहे हैं। इसके बाद सिद्धांत जयपुर के लिए एक ट्रेन में सवार हो गया। उसने चालाकी से अपना सेल फोन वहीं छोड़ दिया। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो वह जोधपुर चला गया। पुलिस जयपुर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वह जोधपुर के एक होटल में है। जोधपुर पुलिस ने उसे सिद्धांत को बिना किसी बल प्रयोग के गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 2 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। वकोला पुलिस को तब से पता चला है कि सिद्धांत ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मंगलवार को अपनी मां की कथित हत्या से पहले उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी। उससे पहले उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसकी मां ने उसे देख लिया और उसे रोक दिया। उसने घर से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन 3 दिन बाद वापस लौट आया। पुलिस का दावा है कि सिद्धांत को कलाई काटने से रोकने के बाद दीपाली ने उसे डांटा था
और कहा था कि उसे हार मानकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय कुछ अच्छा करना चाहिए। सिद्धांत जाहिर तौर पर अपनी मां से तंग आ चुका था, क्योंकि वह उसे रोजाना पढ़ाई के बारे में लेक्चर देती थी। सिद्धांत का दावा है कि उसने उसका मोबाइल फोन ले लिया था और उस पर नजर रखती थी, जिसके कारण दोनों के बीच बहस होती थी। पुलिस अधिकारी ज्ञानेश्वर काम के बहाने खुद को घर से दूर रखने में कामयाब रहे, लेकिन सिद्धांत के लिए यह संभव नहीं था। उनका दावा है कि उनके पिता अपने व्यस्त कार्य शेड्यूल के कारण उन्हें बहुत कम समय देते थे। अपनी मां की हत्या के बाद सिद्धांत के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। आप यह जानकर हैरान होंगे, जिस इमारत में गनोरे रहते हैं, उसके सुरक्षा गार्ड उमर खान ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि हत्या से पहले तक सिद्धांत नाम का कोई व्यक्ति इमारत में रहता था। खान कहते हैं, मैं पिछले 5 महीनों से यहां हूं। मैंने एक बार भी परिवार को नीचे एक साथ नहीं देखा। सर सुबह बाहर निकलते और काम पर चले जाते और देर रात वापस आते। लड़का 1 महीने से अधिक समय से छुट्टी पर था और मैंने उसे कभी भी ब्लॉक के अन्य बच्चों के साथ बातचीत करते नहीं देखा। उन्होंने दावा किया कि दीपाली कभी नीचे नहीं आती और किराने का सामान भी घर पर ही डिलीवर कर दिया जाता। मैंने उसे पिछले 5 महीनों में सिर्फ 2 बार देखा है, वह भी सिर्फ तब जब वह अपने पति के साथ कार में बाहर जाती थी। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो तमाम कॉम्प्लिकेटेड केसेस मुंबई में सॉल्व किया करते थे, उनके घर में खुद इस तरह की घटना हुई, यह जानकर पुलिसकर्मी और आसपास के लोग हैरान थे ही, और आज भी जब लोग ये कहानी सुनते हैं वो भी हैरान होते हैं। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और न तो उस लड़के को अभी तक अदालत की तरफ से बरी किया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें और उनकी सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखें। दीपाली ने अपने बेटे पर यह सोचकर पाबंदियां लगाई होंगी कि वह अपने जीवन में सफल हो सके और गलत रास्ते पर न जाए। हालांकि बच्चों को संतुलित वातावरण और निजी स्थान की आवश्यकता होती है। दीपाली द्वारा अपने बेटे की हर हरकत पर निगरानी रखना और उस पर प्रतिबंध लगाना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ा। दीपाली को शायद यह समझ में नहीं आया कि उसके बेटे को मानसिक और भावनात्मक सहारे की जरूरत है। उसे शायद यह भी नहीं पता था कि उसका बेटा मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है और उसे प्यार से समझाने की जरूरत हो सकती है। दीपाली की नीयत अपने बेटे के भविष्य को संवारने की हो सकती है, लेकिन उसके कार्यों का परिणाम उल्टा हो गया। उसके सख्त रवैये और पाबंदियों ने उसके बेटे को और अधिक तनाव में डाल दिया। कुल मिलाकर दीपाली ने अपने बेटे की भलाई के लिए जो किया वह उसकी नजर में सही हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो घटना घटी उससे यह स्पष्ट होता है कि पाबंदियां हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के साथ संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की आवश्यकता है। सिद्धांत को अपनी समस्याओं और तनावों के बारे में अपनी मां और अन्य परिवार के सदस्यों से खुलकर बात करनी चाहिए थी। यदि सिद्धांत मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा था तो उसे माता पिता की मदद लेनी चाहिए थी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग और चिकित्सा सहायता आवश्यक हो सकती है। सिद्धांत का कार्य न केवल उसकी मां की जान ले गया, बल्कि उसके अपने जीवन को भी बर्बाद कर दिया। अब उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और संभवतः कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदियां लगाने से उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।